मनीषा शर्मा एडवोकेट NYU न्यूज के मंच से आज आप सबसे एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं, मैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। ACP रण सिंह क्राइम ब्रांच से रिटायर्ड ACP हैं। ACP साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बागपत से मेरे साथ बीजेपी के बहुत फेमस कार्यकर्ता डॉक्टर नीरज कौशिक जी हैं। नीरज कौशिक जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। साकेत कोर्ट से AP सिंह जी अधिवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है AP सिंह जी। और 30 हजारी कोर्ट से सुरेंद्र चौहान जी हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं और 30 हजारी कोर्ट की राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। चौहान साहब, आपका भी, AP सिंह जी का भी और बाकी सब मेरे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई को कानपुर के एक गांव में पुलिस टीम जब वहां के एक सो कॉल्ड माफिया विकास दुबे को अरेस्ट करने गई तो 8 पुलिस वालों को गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके ठीक लगभग 1 हफ्ते बाद विकास दुबे को उज्जैन में एक मंदिर में जो अपरेंटली अरेस्ट किया गया, और जब उसको उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था तो रास्ते में ही इस आरोप के साथ कि वो पुलिस की बंदूक छीनकर भाग रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस एनकाउंटर पर पूरे भारतवर्ष में हजारों लाखों सवाल खड़े हो गए हैं और ये एनकाउंटर शक के दायरे में आ चुका है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने आज आप सबको आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं AP सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप निर्भया कांड में एक्यूज पर्सन के वकील रहे हैं। बहुत लंबे समय तक आपने एक्यूज लोगों को रिप्रेजेंट किया है। इस एनकाउंटर को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। AP सिंह साहब, हेलो जी। You are asking me, Manisha? जी। First of all, जी whatever happened on the in the Bikru village, जी that is well known to everybody. जी। AP सिंह साहब हिंदी में बोल लेंगे, ये चैनल हिंदी में है, अगर हो सके तो प्लीज हिंदी यूज कर लें। जी। 8 पुलिस वाले जो उस दिन मारे गए थे उस बिकरू गांव में जी, वहाँ पे उनके लीडर जो ना DSP जो उसको लीड कर रहे थे टीम को जी, वो वहाँ पे ये इसके विकास दुबे के गैंग ने वहाँ पहले एम्बुश कर रखा था और जो ना प्री प्लान करके जी, और उनको वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जी, देन ही उसके बाद ये भाग गया था। अल्टीमेटली ये पेश हुआ जाके उज्जैन में महाकाल। नहीं AP सिंह साहब, मैं आपका नजरिया ये एनकाउंटर सही है गलत है, शक के दायरे में क्यों है, इस पे विचार जानना चाहती हूँ। एनकाउंटर के जो फैक्ट्स हैं जी, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जी, यूपी गवर्नमेंट ने एक SIT का गठन किया है जी, और SIT इनके सारे बिंदुओं पर इन पर इन्वेस्टिगेट करेगी जी, और इसके साथ साथ जो रिटायर्ड जज हैं इसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जी, वो श्री अग्रवाल है जी, उनको वन मैन इंक्वायरी कमीशन के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया है। आज की न्यूज क्लिपिंग है ये। और इससे पहले SIT एक दिन पहले जो है वो गठित हो चुकी है। जी, 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 मैं आपके पास लौट के आऊंगी। डॉक्टर नीरज कौशिक जी, डॉक्टर नीरज कौशिक जी, ये जो एनकाउंटर हुआ है, बीइंग दी वेल नोन कार्यकर्ता ऑफ BJP गवर्नमेंट, आप क्या सोचते हैं कि ये कानून के दायरे में हुआ है, और जो शक के दायरे का एक आरोप आ रहा है कि ये शक के दायरे में और ये गलत हुआ है, वो बेबुनियाद है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि ये ठीक हुआ है या शक का दायरा ठीक है? नहीं, देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उसी के पक्ष में मैं अपनी बात भी कहूंगा। एनकाउंटर बिल्कुल ठीक हुआ है। ऐसे दुर्दांत हत्यारे का जिसने 8 निर्दोष लोगों की हत्या की हो, उसे आरती तो उसकी उतारी नहीं जा सकती थी, उंगली उठाई जा सकती है कि तरीका पुलिस का हो सकता है गलत रहा हो, लेकिन जो जानकारी मिली है कि उसने गाड़ी जो पलटी है उसको पलटने के बाद उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया और उसी प्रयास में उसका एनकाउंटर हुआ है। ये तो बात वो है। दूसरा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के और क्राइम को लेकर के उसकी सरकार की नीति है।
इसको लेकर के कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। और योगी जी ने 2020 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी जी ने शासन संभाला है। उसके बाद ही उन्होंने पहले ही अपने संबोधन में ये बात कह दी थी कि अपराधी या तो प्रदेश को छोड़ करके चला जाए या उसका जो स्थान चाहे उसे वहां उसे पहुंचा दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी, जोड़ना चाहूंगा जी बताइए। 20 मार्च 2017 को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी और 10 जुलाई 2020 तक उत्तर प्रदेश में 13,361 अपराधियों को जेल की सलाखों के बीच में भेजा गया है। और कम से कम जो है इसमें 122 दुर्दांत जो हत्यारे थे, जो खूंखार अपराधी थे उत्तर प्रदेश के, उनका एनकाउंटर हुआ है। तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति है। जो भी इस तरह का काम करेगा, इस तरह का कृत्य करेगा, उसे ये जीने का कोई अधिकार नहीं है और उसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी रहने नहीं दिया जाएगा। जी सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं दिल्ली के अंदर। एक सुरेंद्र जी केस हुआ था PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस उस केस में दी थी एनकाउंटर से रिलेटेड, कि जब भी कोई एनकाउंटर होगा तो तुरंत ही उन पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पुलिस वालों को अपने आर्म्स को तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा। इसी तरह की गाइडलाइंस 16 गाइडलाइंस के अलावा किस कंडीशन में पुलिस वाला एनकाउंटर कर सकता है, या तो वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कर रहा हो तब कर सकता है, या किसी व्यक्ति पे फोर्स का यूज करना जरूरी हो जाए, अरेस्ट करने के लिए भाग रहा है उस कंडीशन में। इसी तरह की गाइडलाइंस 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने दी थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज होगी ऐसे केस में, और FIR की कॉपी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आएगी। उसके बाद उस व्यक्ति की इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी वहां पर जाएंगे टू सी द रोल ऑफ द पुलिस फोर्स। तो आप मुझको ये बताइए, ये एनकाउंटर विकास दुबे का एक शक के दायरे में आ रहा है और बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर माने हुए, बिना न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण रूप से विश्वास दिखाए हुए ऐसे एलिगेशन आ रहे हैं। ये एनकाउंटर इस ढंग से देखा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या उस PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की वो 16 गाइडलाइन, जिनमें 2-3 मैंने आपको बता दी है, FIR का रजिस्ट्रेशन और किन कंडीशन में आर्म्स फोर्सेस को यूज किया जा सकता है, फॉलो हुई है? क्या न्यायिक प्रक्रिया से कुछ विश्वास उठता नहीं दिख रहा कि न्याय का काम भी पुलिस ने ही कर दिया? आपके क्या विचार है? देखिए मनीषा जी, ये कोल्ड ब्लड मर्डर है, कोई इनकाउंटर नहीं है। जैसा कि मेरे से पूर्व अधिवक्ता जो वक्ता बता रहे थे आपको, यूपी गवर्नमेंट में योगी जी ने ये कहा और ये कहा, ये करा, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान में एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर प्रक्रिया में कोई भी आतंकी है, कोई भी दानव है, कोई भी राक्षस है, कोई भी दुर्दांत ऐसे वो है घटना कर रहा है, उसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आप न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे तो आप तो क्या कहते हैं, पिछले मध्यकालीन भारत में पहुंच जाएंगे। आंख के बदले आंख, आंख का न्याय चाहते हैं आप? टिट फॉर टैट वाली। किसी को मर्डर किया उसको मर्डर कर दे। पुलिस ने ये एक हत्या करी है और पुलिस के जितने भी दोषी, एक दिल्ली में ACP राठी साहब थे, आज जेल की सलाखों में बैठे हैं। कराची प्लेस में उन्होंने एक ऐसे इनकाउंटर किया था। और मेरा तो मानना है कि जितने ये लोग हमारे दिल्ली, जितने भी पुलिस के हमारे अधिकारी हैं जो इनकाउंटर्स में बिलीव करते हैं, उनको इनकाउंटर के बाद 2-2 साल की डेपुटेशन दी जाए बॉर्डर्स पे, एनिमीज को मारे। ये इन्होंने नंगा नाच मचा रखा है यहाँ पर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी नीरज जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक आदमी ने कत्लेआम किया, हमें सबको साथ है, हम दुख है। उन्होंने हमारे 8 पुलिस अधिकारियों को मार दिया। उस आदमी को क्या न्याय स्थापित करना चाहते हैं आप? क्या चीज देना चाहते हैं आप? आने वाली नस्लों को कहना चाहते हैं कि आप जो आदमी मारेगा उसको जान से मार देंगे? ये तो न्याय प्रक्रिया नहीं है ना। आप कानून समझता है कि जो आदमी जब तक कि दोषी ना पाया जाए वो बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, गिल्टी नहीं कह सकते आप। एक्यूजेशन है कि किसने आदमी ने, विकास दुबे ने इस इनकाउंटर में 8 आदमी मार दिए, एक आदमी पुलिस के अफसर मार दिए। उस सूरत में आज की दलील पुलिस की आई कि ये भाग रहा था गाड़ी लेके। अरे सर, उसको इमोबिलाइज करते आप, उसके टांग पे मारते, 3 राउंड उसके चेस्ट पे मारे गए हैं।
जी पे जब मारे हैं तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे हैं। जी अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से इसीलिए अगर योगी जी इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र के हैं, उन्होंने क्यों गठन किया इसका कमीशन का? क्योंकि उन्हें भी लगा कि ये इनकाउंटर गलत है और इस इनकाउंटर से उनकी थूथू हो रही है पूरे राज्य में, साम्राज्य में। ये राजा का अधिकार नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। आपको न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखना पड़ेगा। न्याय प्रक्रिया कहती है क्रिमिनल लॉ में। चौहान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। रण सिंह जी, एसीपी रण सिंह जी मेरे साथ हैं। रण सिंह जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। रण सिंह जी, मेरा सवाल है कि यूपी में पिछले सालों में 74 एनकाउंटर हुए थे ऐसे, जिनमें की मजिस्ट्रेट की जांच होती है। इन एनकाउंटर्स में हमेशा आप जानते हैं कानून है, आप क्योंकि आपने बहुत सारे एनकाउंटर किए हैं और बहुत सारी एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन में भी आप आए रहे हो। क्राइम ब्रांच में आप बहुत ही सक्रिय जो है एक इंस्पेक्टर के तौर पे और एसीपी के तौर पे पोस्टेड रहे हो, आई नो इट। यूपी में पिछले सालों में बहुत सारे एनकाउंटर, 74 की एक फिगर मेरे डेटा में कहीं से स्टडी में आ रही है, उनमें मजिस्ट्रेट जांच में पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी गई। 71 एनकाउंटर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई मजिस्ट्रेट जांच के बाद। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये धींगामुश्ती और वो इन्फ्लुएंस जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है या क्लोजर है, उसमें भी आगे पुलिस वाला ही जांच अधिकारी होता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि न्याय प्रक्रिया को, एविडेंस एक्ट को, कोर्ट के प्रोसीजर को ताक पे रख के इस तरह की जो है केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए ये केसेस शक के दायरे में आ गया। क्या कहना चाहेंगे रण सिंह साहब? बेसिकली जैसे एसआईटी गठित करी है यूपी सरकार ने जी, इसमें प्री कंडीशन ये है कि एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड। नहीं तो आप किस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे? बेसिक डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए है वो एफआईआर है और एफआईआर के बगैर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके लिए अपॉइंट होता है। जो ये 174 की 176 की जो कार्रवाई है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ये एसडीएम एम्पावर्ड नहीं है इसमें। और ये सारा जो एनकाउंटर का जो मसला है, ये एनकाउंटर को देखते हुए ये करानी जरूरी है। ये ठीक है कि एसआईटी गठित कर दी है, पर एसआईटी को गठित करने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो 154 सीआरपीसी में जो प्रोविजन है वो बिल्कुल 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 सही कहा रण सिंह साहब आपने। उन गाइडलाइंस का पहला पॉइंट तो यही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी नीरज जी बोले। जी नीरज जी बोले। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे अधिवक्ता भाई लोगों ने अभी कानून के दांव पेच के बारे में बताया, मैं तो खैर इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि जिस विकास दुबे की बात आप कर रहे हैं, जिस एनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, जिस विकास दुबे ने अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले एक थाने के अंदर घुस करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होते भाजपा के मंत्री को मार दिया था, राज्य मंत्री को, और पुलिस वालों के सामने उसकी हत्या की गई थी। एक भी गवाह, सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना कोई गवाह मिला। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे दुर्दांत हत्यारे को आप सजा दिला पाएंगे? आप वहाँ पर मौजूद थे जब ये पुलिस स्टेशन में इसने मारा था? आपने भी तो सुना होगा, नहीं मैंने पढ़ा होगा, अरे आपने कहीं से देखा होगा। जी चौहान साहब 1 by 1 कोई वैल्यू नहीं है। जी चौहान साहब 1 by 1 एपी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी मैं। नीरज जी 1 मिनट, सभी मेहमान हैं। उस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं तो आप भी एनकाउंटर के समय नहीं होंगे। जी 650 किलोमीटर आप उज्जैन से कानपुर आए हैं, उसने क्या डिस्क्लोज किया? जी नीरज जी 1 मिनट में आपको समय दूंगी। चौहान साहब मैं आपके पास भी आऊंगी। चौहान साहब मेरे साथ एपी सिंह साहब हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। उसके क्या कहते हैं, भाई में गोली मारते आप। चौहान साहब आपका टर्न आएगा, ये एक चर्चा है, सभी के विचार आने दें। मेहमान मेरे साथ हो दिए हैं। एपी सिंह साहब, नीरज जी 1 मिनट। एपी सिंह साहब आप बतलाइए, क्या उन गाइडलाइंस की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी हुई है? क्या ये एनकाउंटर सही प्रतीत पड़ता है? जैसा गाड़ी का आरोप आया कि एक गाड़ी में बैठते हुए अपराधी दिखा, दूसरी गाड़ी पलटी हुई पाई, मीडिया को बहुत दूर पहले जो है रोक दिया गया और पुलिस की एक गाड़ी
गाड़ी जिसमें वो था वो आगे गया। 2 पुलिस वालों के खिलाफ, जिस एरिया में ये रहता था, मुखबिरी का भी आरोप है, जिनको बस अरेस्ट किया गया है। आप किस नजरिए से देखते हैं? कोई शक पैदा होता है इस एनकाउंटर में, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अवहेलना होती दिखती है? आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए एपी सिंह साहब। इसका बहुत सीधा तरीका है, ये जो आप बातें बता रही हैं जी, ये डिटेल है उसकी। जो पार्टी है जी, स्कॉट कर रही थी उसको उज्जैन से, जी, ये उनके द्वारा बताई गई डिटेल हैं कि गाड़ी कैसे पलटी है, कैसे कहाँ पे गिरी है, कैसे भागा है जी, परंतु ये सारी के सारी जो डिटेल जो है ये इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट हैं और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट को उसमें केस डायरी में चढ़ाने के लिए एक केस रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। एफआईआर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जी, हाँ केस रजिस्ट्रेशन जरूरी। जी, जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, नीरज जी बोलिए। मनीषा जी, जी, ये जिस प्रकार मेरे साथी लोग कह रहे हैं, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर ही दिया है। विदाउट, नीरज जी 1 मिनट रोकूंगी, एसआईटी का गठन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर किया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मस्ट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। दिस इज द ओपिनियन ऑफ एपी सिंह एंड मिस्टर सुरेंद्र चौहान। तो वो भी एक लैकुना यहाँ नजर आ रहा है। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ जी, लेकिन देखिए जिस प्रकार इस अपराधी के विषय में जो बात कही जा रही है, ये मेरे साथी लोगों का परसेप्शन हो सकता है कि आप वहाँ थे या नहीं थे, लेकिन जैसे पता चला है जो इसके पूर्व में इसके खिलाफ एफआईआर है, 60 मुकदमे इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं, जानलेवा से लेकर के अपहरण से, और इसने जो उद्योग फल फूल रहा था इसके अंडर में, तो ऐसे अपराधी ने जो आप उन निर्दोष 8 पुलिस वालों को इग्नोर कर रहे हैं जिनकी शहादत हुई है, आप उन्हें इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जी, कोई नहीं था, कोई इग्नोर नहीं कर रहा। सुरेंद्र चौहान साहब आपका टर्न आएगा इसके बाद। सुरेंद्र चौहान साहब प्लीज कीप पेशेंस। ये इस व्यक्ति ने तो ये कहा है कि जब ये मीडिया के सामने आया है कि मैं वहां उस वक्त था ही नहीं जब ये गोलीकांड हुआ, क्या उसको अधिकार नहीं है ये बातें प्रूव करने का? नहीं, प्रूव करने ये न्यायिक प्रक्रिया है। जी, सुरेंद्र चौहान साहब आपका गुस्सा जायज भी है और गलत भी ज्यादा है, टर्न आने दो। लेकिन जिस प्रकार जो है राजनीति के अंदर अपराधियों का अपराधीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, फंसा दिया जाए, कल को आपको झूठा फंसा दिया जाए और आपका मर्डर एनकाउंटर कर दिया जाए, क्या करेंगे आप? नहीं ऐसे केस होते भी आए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सुरेंद्र चौहान साहब आपका टर्न आएगा। भाई साहब मेरी बात सुने एक बार जरा। अतीक अहमद से लेकर के फूलन देवी तक और शिवप्रकाश शुक्ला से लेकर के विकास दुबे तक जिस प्रकार ये राजनीति का अपराधीकरण किया गया है, उन सत्ता लोगों ने जिस प्रकार इस राजनीति का अपराधीकरण किया है, ये जो पौधा इन लोगों ने लगाया था आज वट वृक्ष रूप में आज अगर आपके सामने है, और ये हिम्मत करता है कि 10 पुलिसकर्मियों को, निर्दोष पुलिसकर्मियों को उनकी हत्या कर देता है, निर्मम हत्या करता है, पैर काट देता है, और आप कहते हैं कि उसका गलत एनकाउंटर हुआ है। उसका एनकाउंटर उसी फायरिंग में हो जाता तब क्या करते? जी, उसी को ढकने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर उसका एनकाउंटर उसी फायरिंग में हो जाता। चौहान साहब आपका गुस्सा छलक रहा है, एक सवाल मैं आपसे ही करती हूँ। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कुछ आकाओं की बात आउट ना हो जाए, इसलिए ये एनकाउंटर हो गया है? मनीषा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जी, नहीं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में नीरज जी अब चौहान साहब को मौका दें। नाच चल रहा है, सारे राजनेता, सारे आला पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया लोग मिले हुए एक दूसरे से, और उनके राज ना खुले इसलिए इस आदमी को हत्या कर दी गई है। जी, मैं चौहान साहब, मैं रण सिंह जी से एक सवाल मेरा बन रहा है। एसीपी साहब, रण सिंह जी आप मुझे सुन रहे हैं? रण सिंह साहब, मेरी भी 25-26 साल की प्रैक्टिस हो गई और आप मेरे भी बहुत सारे केस में आई हो रहे हैं, फूलन देवी में रहे हैं, शिवानी मर्डर केस में रहे हैं। मैंने अक्सर आपके साथ डिस्कस किया एनकाउंटर्स को। क्या पुलिस ऑफिसर प्रमोशन पाने के लिए फेक एनकाउंटर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते? आपका क्या मानना है? जी रण सिंह साहब, बड़ा सटीक और सीधा सवाल है। आपने रणसिंह जी को फंसा दिया है सवाल पूछ के। जी रण सिंह साहब, बिल्कुल निष्पक्ष आपको बोलना है। काम भी करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी, वेरी वेल। गलत काम भी करते रहे हैं जी,
क्योंकि एक टाइम पर जा करके ये नशा हो जाता है, तो फिर नशा होने के बाद में फिर वो आदमी को गलत करना शुरू कर देते हैं। आपके दिल्ली में थे एक एसीपी राजवीर सिंह। बिल्कुल। नीरज जी, मैं आपसे, चौहान साहब मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपके पास भी आऊंगी। नीरज जी, जी जी, क्या इस मामले की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक सीबीआई, लाइक सीआईडी, लाइक मजिस्ट्रेट जांच, एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद ये जांच शुरू हो, क्या आप ऐसा निष्पक्ष जांच का फेवर करते हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच का फेवर करता हूं। और देखिए, आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भरोसा भी होना नहीं, पहला स्टेप नहीं हुआ ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं हुआ नीरज जी, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को जी। देखिए, आज केवल उससे एक एसआईटी गठित की गई है जी, एसआईटी गठित की गई है, आज उसकी शुरुआत हुई। आज पहली बार वो शायद उसके गांव में एसआईटी का गठन ही रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बाद ही बनता है, जितना मैं कानून को जानती हूँ, जितना मैं जानती हूँ। मुझे इतनी डीपली तो ये एक लैकुना मैं देख पा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप एपी सिंह साहब, आपने बहुत समय तक क्रिमिनल केसेस किए हैं, कर रहे हैं, आप कुछ इसमें अपनी रोशनी डालना चाहेंगे मेरे विचारों पे या मेरे भाई लोगों के विचारों पे? जी एपी सिंह साहब। एसआईटी का जो गठन किया गया है, एसआईटी बेसिकली इट इज इन्वेस्टिगेशन टीम। जी, किसी भी लेवल पे वो बनी हो, कोई भी लोग उसमें शामिल हो, अब बड़े अफसर डाल दिए हैं या छोटे अफसर डाल दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, पर इसको इन्वेस्टिगेट काहे को करेंगे? जो लॉ सीआरपीसी में जो प्रोविजन है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जी, ये मिस हो जाएंगे। कल को अगर पिटीशन डलेगी कहीं पे, तो ये फिर कहाँ स्टैंड करेगी? ये इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी हो जाएगी। ये इट विल बी इंक्वायरी, इट विल नॉट बी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ, नीरज जी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र चौहान जी मेरे साथ हैं, कि जो कुछ भी ये एनकाउंटर हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड करके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू अगर इसकी जांच हो, तब तो न्यायिक प्रक्रिया में पब्लिक का जो है विश्वास जमता है कि हाँ, एक निष्पक्ष जांच हो रही है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति जो है एक विश्वास पैदा होता है। लेकिन अगर इसमें शुरुआत से ही लैकुना दिखेंगे, जैसे नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और वो पुलिस वाले दो लोग मिस्टर तिवारी और केके शर्मा, जिनको सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई अभी तक, तो इस तरह से पुलिस से, सरकार से विश्वास उठता नजर आता है। मेरा ये कहना है। कोई और भाई इस पे रोशनी डालना चाहेगा? मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जी नीरज जी। देखिए, बिल्कुल कानूनी रूप से, क्योंकि कानूनी जानकार लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, और क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में सब लोग विस्तार से बता भी रहे हैं जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए, राजनीति में जिस प्रकार का एक अपराधीकरण हुआ है, और ये खासकर मैं इस घटना को लेकर के कहूंगा। नीरज जी, एक मिनट आपको रोकूंगी। 2 बार ये सेंटेंस आ गया, अपराधीकरण। अपराध बढ़ाया किसने? 6 साल से तो बीजेपी की सरकार है, 2014 से। उससे पहले बाकी सरकारें थी। ये 60 मुकदमे किसी ना किसी सरकार के राज्य में तो हुए ही है, कुछ 6 साल के अंदर हुए होंगे, कुछ बाद पहले हुए होंगे। तो ये अपराधी इस लेवल तक पहुंचाने में क्या सिर्फ बाकी सरकारें जो रही हैं उनका ही रोल है? 6 साल से देश में, प्रदेश में जो सरकार है उनका कोई रोल नहीं है। जी नीरज, अब आप कंटिन्यू करें प्लीज। सरकार का रोल है, तभी सरकार अपना काम कर भी रहे हैं। जी, सरकार अपना काम कर रही है, उस पर आज जो है उंगली उठाई जा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, मेरा यही कहना है कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमें किस स्तर का अपराधी था, उसने किस तरह का अपराध किया है, और समाज में उसकी क्या भूमिका। जिसका जैसा अपराध है उसको गोली मार दो। नहीं, मेरा गोली मारने से मतलब नहीं है। कहना चाहते हैं अपराध को देखना है, अपराधी को देखना है। एक व्याख्यान है। जी, चौहान साहब, 1 by 1। दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में एक बिल्कुल वो व्याख्यान किया हुआ है कि ये अपराध की श्रेणी है। जी, श्रेणियां सीधा आप ऐसा करें ना, आप तो भाजपा के नेता हैं, आप मोदी जी से कहें कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को चेंज कर दे। नहीं, कोई किसी का मर्डर करेगा, उसकी गोली मार देंगे। आप उस एनकाउंटर के तरीके पर उंगली उठा सकते हैं,
लेकिन आप इनकाउंटर ये के तरीके पे नहीं, इनकाउंटर में भी उंगली है, तरीका नहीं है। नहीं आप आप एनकाउंटर पे जी जी चौहान साहब पेशेंट के साथ ब्लड मर्डर है, आदमी देखिए जी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये। चौहान साहब समझते हैं आपकी बात, निष्पक्ष जांच की बात नीरज जी भी कह रहे हैं, रंजन साहब भी कह रहे हैं, एपी सिंह साहब भी कह रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच सरकार या हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईटी या जो पुलिस वाले पकड़े जाएंगे राठी की तरह। नहीं मुझे पता चला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की भी कोई कमेटी बनी है, मेरी नॉलेज में ये भी बात आई थी अभी आधा पौना घंटा पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जी अगर निष्पक्ष जांच होती है तो जो एक्चुअल कल्प्रिट है, चाहे वो पुलिस वाला है चाहे वो कोई और है, सबको बिहाइंड द बार जाना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि निष्पक्ष जांच हो और इस तरह के एनकाउंटर अगर मोटिवेटेड है, अगर ड्यू टू सम पर्सनल एनिमिटी पर्सनल इंटरेस्ट के कारण ऐसे एनकाउंटर ना हो, और अगर वास्तव में जो स्टोरी पुलिस ने प्लेस की है जनता के सामने उसमें कुछ सच्चाई है तो ठीक है, पुलिस उस जगह क्लीन चिट मिल जाएगी पुलिस को। आज इसी के साथ न्यायालय बंद कर दो, फिर मेरा बंद कर दो, क्या जरूरत है? नहीं वकील चौहान साहब इस विषय पर फिर चर्चा करते रहेंगे, बड़ा टॉपिक है, मेरा समय समाप्त हो रहा है। चौहान साहब चर्चा फिर करूंगी इस विषय पर। एसएचओ को इलाके में पावर दे दो कि आके इलाके में जितने बदमाश हैं, जितने गुंडे हैं, जितने ऐसी प्रवृत्ति के काम करते हैं उनको गोली मार दो। चौहान साहब ये छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है, रोज नए नए मापदंड आएंगे, मैं इस विषय पर फिर चर्चा करूंगी। मेरा समय समाप्त हो रहा है, आज की चर्चा मैं यही खत्म करती हूँ। पर चारों मेहमानों के ने इस बात का जो है इशारा किया है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एनकाउंटर फेक नहीं होना चाहिए, और अगर फेक है तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ और आपको फिर इनवाइट करूंगी। ये बहुत बड़ी चर्चा है और टाइम टू टाइम करती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।